मैं विजय वासु आज की इस पीरियड में अंडजनन प्रक्रिया को डिस्कस करूंगा। अंडजनन प्रक्रिया क्या है? अंडाशय महिलाओं के प्रमुख जननांग होते हैं और इन्हीं अंडाशयों में परिपक्व अंडाणुओं का विकास होता है। तो किसी भी महिला के अंडाशयों में, जैसे ओवरी कहते हैं इंग्लिश में, किसी भी महिला के अंडाशयों में परिपक्व अंडाणु के विकास की प्रक्रिया को अंडजनन प्रक्रिया कहते हैं। इसको समझते हैं। अंडजनन की प्रक्रिया महिला के अंडाशय में प्रारंभ होती है और अंडाशय की अगर संरचना को देखें तो उसकी संरचना में मुख्यतः दो भाग होते हैं। अंडाशय में सबसे पहले बाहर की ओर आवरण एपिथेलियम पाया जाता है, एपिथेलियम स्तर पाया जाता है और उससे अंदर का जो स्तर होता है उसे ठोस स्तर होता है, जिसे हम पीठिका अथवा स्ट्रोमा कहते हैं। और यही स्तर दो भागों में बटा होता है। स्ट्रोमा स्तर बीच का भाग पीठिका, मध्यस्थ पीठिका कहलाता है और परिधि की ओर का भाग बल्कीय पीठिका कहलाता है। तो जो अंडजनन की प्रक्रिया शुरू होती है वो इस परिधीय भाग का पीठिका है, उस बल्कीय पीठिका की जननिक एपिथेलियम में शुरू होती है। इस तरह से अंडाशय की जो जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, उन जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं में बार बार विभाजन होता है और कई बार विभाजन होने से उनसे जो कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं को प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं कहते हैं। जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं थी। जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं में विभाजन होता है और ये विभाजन कौन सा होता है? सूत्री कोशा विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस डिवीजन, जिसे हम सूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इस सूत्री कोशिका विभाजन की विशेषता यह होती है कि इससे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं और उन दोनों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, वो मदर सेल के समान होती है, उसी कोशिका के समान होगी जिससे वो डेवलप हुए हैं। तो इस तरह से मात्र कोशिका के समान होती है गुणसूत्रों की संख्या इन कोशिकाओं में। तो जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और विभाजित होने से जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनके विभाजन के पश्चात उन कोशिकाओं को हम प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं कहते हैं। अंडाशय की ये प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं पुनः बार बार समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होती रहती हैं और इनके विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम अंडाणुजन कोशिकाएं या इंग्लिश में ऊगोनिया कहते हैं, इनका विकास होता है। अंडाणुजन कोशिकाएं वृद्धि करके, अंडाणुजन कोशिकाएं वृद्धि करके आकार में वृद्धि करती हैं और इनका आकार में वृद्धि की हुई कोशिकाओं को प्राथमिक अंडक कोशिकाएं कहते हैं। प्राथमिक अंडक कोशिकाओं तक के विकास की यह प्रक्रिया एक बालिका के अंडाशयों में उस समय होती है जब वह अपनी मां के गर्भ में होती है। उसकी मां के गर्भकाल में, जब उसके मां के गर्भकाल में होती है, उसके जननांगों का विकास हो चुका होता है और उसी समय इतना प्रोसेस होता है कि अंडाशयों की जननिक एपिथेलियम से प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं बनती हैं। प्रारंभिक जननिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और उस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणुजन कोशिकाएं बनती हैं। अंडाणुजन कोशिकाएं आकार में जब वृद्धि कर लेती हैं, थोड़ा आकार में बड़ी हो जाती हैं,
तो उन्हें हम प्राथमिक अंडक कोशिकाएं कहते हैं। तो इतना प्रोसेस, इतनी प्रक्रिया उस समय हो चुकी होती है जिस समय बच्ची के जन्म से पहले ही हो चुकी होती है। इसके पश्चात बच्ची का जन्म होता है तो जो 2 से 20 लाख अंड जनन कोशिकाएं बनी, इन कोशिकाओं में बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में काफी इन कोशिकाओं का ह्रास हो जाता है, पतन हो जाता है, जो बाद में करीबन 60 से 80 हजार तक ही बचती हैं। अब बच्ची के जन्म के पश्चात, जो प्राथमिक अंडक कोशिकाएं होती हैं, उन प्राथमिक अंडक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है और उस अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम चरण जो है प्रारंभ होता है, जिसे हम मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। इसके पश्चात परिवर्तन होना प्रारंभ होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? जो प्राथमिक अंडक कोशिकाएं हैं या प्राथमिक अंडक कोशिका है, उस प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों ओर अनेक पुटिका कोशिकाओं का आवरण बन जाता है। जो प्राथमिक अंडक कोशिका थी उसको चारों ओर से पुटिका कोशिकाओं ने घेर लिया, तो पुटिका कोशिकाओं का एक आवरण बन जाता है। अब इस आवरण युक्त प्राथमिक अंडक कोशिका को हम प्रारंभिक पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक पुटिका। जब उसमें आवरण बन गया, उसके चारों ओर पुटिका कोशिकाओं का जब आवरण बन गया, तब इसी कोशिका को हम प्रारंभिक पुटिका कहते हैं। इसके पश्चात प्रारंभिक पुटिका का विकास होता है। क्या विकास होता है? प्रारंभिक पुटिका के आकार में वृद्धि होती है। जो उसकी प्राथमिक अंडक कोशिका है वो आकार में वृद्धि करती है प्राथमिक, और इसके पश्चात जो पुटिका कोशिकाएं हैं उनमें लगातार विभाजन होता है। लगातार विभाजन होने के कारण वे कोशिकाएं प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों ओर 6 से 7 स्तर मोटा एक आवरण बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? आवरण, एक कवरिंग लेयर बना लेती हैं। 6 से 7 स्तर मोटा एक आवरण बना लेती हैं। और इस अब चूंकि कोशिकाओं की प्रकृति बदल चुकी होती है, तो पुटिका कोशिकाओं की, तो इन कोशिकाओं अब कड़ीय कोशिकाएं कहते हैं। कणिकामय कोशिकाएं अथवा कड़ीय कोशिकाएं कहते हैं। और इनसे बना प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों ओर का जो खोल बना, जो आवरण बना, उसे हम कड़ीय प्रावरण अथवा मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा स्तर जो कहलाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि यहीं पर ही प्राथमिक अंडक कोशिका और जो कड़ीय प्रावरण है, इसके बीच में एक पारभासी स्तर बनता है। एक स्तर का और विकास हो जाता है, एक लेयर का फॉर्मेशन और हो जाता है इन दोनों के बीच। प्राथमिक अंडक कोशिका और कड़ीय प्रावरण के बीच एक पारभासी स्तर डेवलप हो जाता है, एक पारभासी स्तर बन जाता है। और इस स्तर को जोना पेलिसिडा अथवा पारभासी स्तर कहते हैं। जोना पेलिसिडा अथवा पारभासी स्तर कहते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का। इसके पश्चात अब ये जो विकसित पुटिका है, इस स्टेज की पुटिका को हम प्राथमिक पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटिका। इस पुटिका का, इन पुटिकाओं का विकास एक बालिका के बाल्यकाल में हो रहा होता है। प्राथमिक पुटिका में वृद्धि होती है और वृद्धि होकर उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप द्वितीय पुटिका का विकास होता है। तो इन होने वाले परिवर्तनों को हम समझेंगे। क्या है कि जो प्राथमिक पुटिका है, प्राथमिक पुटिका की प्राथमिक अंडक कोशिका है, वो अपने आकार में वृद्धि करती है। उसके पश्चात प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला पारभासी स्तर और पारभासी स्तर के चारों ओर जो पाया जाने वाला कड़ीय प्रावरण था, उस कड़ीय प्रावरण के सबसे बाहर की जो कोशिकाएं थी, वो बाहर की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं,
और चपटी होकर एक आवरण बना लेती हैं, जिसे हम पुटिकीय प्रावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटिकीय प्रावरण। यही कोशिकाएं थी, कणकीय प्रावरण का जो सबसे बाहर की स्तर की कोशिकाएं थी, वो चपटी हो गई और चपटी होने के पश्चात एक आवरण बनाया, जिसे हम पुटिकीय प्रावरण कहते हैं। उसके पश्चात क्या होता है? और जो कणकीय प्रावरण की जो कोशिकाएं थी, अंदर की जो कोशिकाएं, वो ग्रंथिल हो जाती हैं और वो उन कोशिकाओं से तरल स्रावित होने लगता है। और तरल स्रावित होने के कारण कणीय प्रावरण के बीच में, कणीय प्रावरण की कोशिकाओं के बीच में एक गुहा बन जाती है। तरल से भरी हुई एक गुहा बन जाती है, कैविटी बन जाती है, एक खाली स्थान डेवलप होता है जिसमें तरल भरा होता है। इस अवस्था की पुटिका को द्वितीयक पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक पुटिका। तो द्वितीयक, प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक पुटिका में क्या चेंज हुए? पहला चेंज हुआ कि कणीय प्रावरण की जो सबसे बाहर की जो परत थी, इसकी जो कणीय प्रावरण की सबसे बाहर की परत थी, वो चपटी हो गई और पुटिकीय प्रावरण में परिवर्तित हो गई। दूसरा चेंज क्या हुआ? दूसरा चेंज ये हुआ कि जो कणीय प्रावरण की अंदर की जो कोशिकाएं थी, वो कोशिकाएं ग्रंथिल हो गई, ग्लैंडुलर हो गई और उन कोशिकाओं से